हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्टाफ की प्रकृति और कार्य। पिछली वीडियो में हमने स्टाफ तथा लाइन लिया जिसमें स्टाफ अभिकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं और स्टाफ का वर्गीकरण इनका विस्तार से वर्णन किया। तो चलिए अति शीघ्र हम शुरू करते हैं आज स्टाफ की प्रकृति और कार्य। स्टाफ अधिकारी अथवा स्टाफ अभिकरण सूत्र अधिकारियों या अभिकरणों की भांति हस्तांतरित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। उनका कार्य यह होता है कि प्रमुख अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होने से पहले वे समस्याओं के बारे में समस्त आवश्यक जानकारी का संग्रह, विश्लेषण तथा संक्षिप्त करें, संभावित समाधानों की ओर संकेत करें तथा यह परामर्श दें कि उनमें से किसे स्वीकार किया जाए। इस प्रकार कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से तो स्टाफ को कार्यकारी के व्यक्तित्व का विस्तार ही माना जाएगा। उसका अर्थ है कि अधिक आँख, अधिक कान तथा योजनाओं के निर्माण तथा उनके संचालन में उसकी सहायता करने वाले अधिक हाथ। स्टाफ की प्रकृति और उसके कार्यों को लोक प्रशासन के विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है, जिसमें मुने के मतानुसार स्टाफ मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करता है: सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी तथा निरीक्षणात्मक कार्य। तो चलिए इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला हमारा सूचना संबंधी। स्टाफ का सूचना संबंधी कार्य यह है कि वह प्रमुख कार्यपालिका के लिए उन समस्त सूचनाओं का संग्रह करता है जिनके आधार पर वह निर्णय करेगा। संग्रहित सूचना को व्यवस्थित और संचित रूप देकर उसे एक सुविधाजनक स्वरूप में प्रमुख कार्यपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2, परामर्शकारी कार्य। स्टाफ का परामर्शकारी कार्य यह है कि वह प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है कि उसकी राय में क्या निर्णय किए जाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रमुख कार्यकारी स्टाफ की सिफारिशों को सदा स्वीकार ही करें, तथापि स्टाफ का यह कार्य अवश्य है कि वे अपनी सिफारिशें सदैव उनके सामने रखें। तीसरा है निरीक्षणात्मक कार्य। स्टाफ का निरीक्षणात्मक कार्य यह है कि वह बात की ओर ध्यान दें कि प्रमुख कार्यकारी ने जो निर्णय लिए हैं वे उपयुक्त सूत्र अभिकरणों तक पहुंचा दिए गए हैं और उन्हें ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट लेते हैं पिफनर तथा प्रिस्थस के अनुसार। पिफनर तथा प्रिस्थस ने स्टाफ की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की है: नंबर 1, परामर्श देना, सिखाना, चर्चा करना। नंबर 2, समन्वय करना, केवल योजनाओं के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्ति संपर्क के द्वारा भी। साथ ही कठिनाई निवारण तथा प्रत्येक स्तर पर निर्णय के पक्ष में विरोधियों की सहमति का प्रयास करता है। तीसरा, तथ्य संग्रह तथा शोध कार्य, नियोजन कार्य। नेक्स्ट है दूसरे संगठनों तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखने के लिए उनके साथ संपर्क करना। नेक्स्ट, बिना उसकी सत्ता को छीने हुए सूत्र के साथ काम करके उसकी सहायता करना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कभी कभी सूत्र अधिकारी की ओर से कुछ स्पष्ट और निश्चित सीमाओं के भीतर विशेष रूप से दी गई सत्ता का प्रयोग करना। नेक्स्ट लेते हैं एल.डी. व्हाइट के मतानुसार। एल.डी. व्हाइट ने सामान्य स्टाफ के उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए हैं। नंबर 1, यह निश्चित करना कि मुख्य कार्यपालिका को समुचित तथा तत्कालिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 2, समस्याओं का पूर्वानुमान करने तथा भावी कार्यक्रमों की योजना बनाने में उसकी सहायता करना। नेक्स्ट, यह व्यवस्था करना कि मुख्य कार्यपालिका के समक्ष मामले तुरंत अर्थात अविलंब पहुंचते रहें, जिससे कि वह उन पर विवेकपूर्ण निर्णय ले सके तथा शीघ्रतापूर्ण एवं बिना सोचे समझे निर्णय लेने से उसे बचाना। नेक्स्ट वाला पॉइंट,
ऐसे प्रत्येक मामले को छांटना जिसका निपटारा शासन के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, उनके समय की बचत करना। नेक्स्ट है निर्धारित नीति तथा कार्यपालिका निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थों द्वारा कार्य संपादन के लिए साधन जुटाना। अगले विद्वान लेते हम पिपनर तथा शेरवुड का मत है। स्टाफ का उद्देश्य कार्यपालिका को पूर्णतया प्रदान करना है। वास्तव में संगठन की समस्त वैचारिक प्रक्रिया स्टाफ का ही कार्य है। पिपनर तथा शेरवुड ने इसी दृष्टि से विश्लेषण करते हुए स्टाफ के 3 प्रमुख तत्व बतलाए हैं। पहला तथ्य निरूपण, दूसरा नियोजन, तीसरा संगठित करना। तथ्य निरूपण से तात्पर्य है कि वस्तु स्थिति का समुचित ज्ञान संचित करना। सांख्यिकी दृष्टि से तथा संक्षिप्त टिप्पणी पर द्वारा इन तथ्यों से इस प्रकार एकत्रित करना कि इसका अधिकतम प्रयोग किया जा सके। स्टाफ में नियोजन का तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियोजन द्वारा ही उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी भी संगठन के कार्यों की कार्य श्रृंखला बनाई जा सकती है। नियोजन एक तरफ कार्य विशिष्टीकरण को इंगित करता है और दूसरी तरफ समस्त संगठन की कार्रवाई को सूत्रबद्ध कर संगठन के प्रयास में एकता लाने का प्रयास करता है। एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में स्टाफ लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रशासकीय संगठन के लिए भावी कार्यों का चित्र प्रस्तुत करता है। नियोजन अनायासी कार्यों में संगठित करने का भी अधिकार प्रदान कर देता है। वस्तुतः प्रशासन की समस्त कार्रवाई जब नियोजन के प्रति उन्मुख रहेगी, तब यह स्वाभाविक है कि नियोजन की दृष्टि से संगठन में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। प्रशासकीय संगठन में किस प्रकार के आवश्यक परिवर्तन लाए जा सके, जिसके द्वारा प्रशासकीय नियोजन और प्रशासकीय संगठन एक दूसरे के अनुरूप हो सकें। यह प्रश्न भी नियोजन के साथ ही सम्मिलित है। अतः प्रत्यक्ष रूप से प्रशासकीय संगठन को परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार न होते हुए भी यह अधिकार स्वतः आ जाता है। नेक्स्ट लेते हैं संगठन, स्टाफ का संगठन में स्थान तथा इसका प्रभाव। स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरणों के साथ या स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं करते, बल्कि उनके अनुगामी के रूप में कार्य करते हैं। स्टाफ इकाइयाँ लाइन इकाइयों के पदसोपान के विभिन्न स्तरों पर संबंध रहती है। इस प्रकार स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। स्टाफ अभिकरण या अधिकारियों से परामर्श किया जाए या नहीं और प्राप्त परामर्श को माना जाए या नहीं, यह बात लाइन अभिकरण की इच्छा पर निर्भर है। व्यवहार में लाइन और स्टाफ संबंधों का रूप 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, यह संभव है कि लाइन अभिकरण स्टाफ पर इतना अधिक निर्भर हो जाए कि वह केवल एक कठपुतली बनकर ही रह जाए और शक्ति वास्तव में स्टाफ के हाथों में आ जाए। नंबर 2, लाइन अधिकारी यदि स्वाभिमानी हैं तथा उसके अपनी योग्यता एवं कुशलता पर विश्वास है, तो शायद वह स्टाफ से परामर्श ही न ले और ले भी लें तो उसे न माने। तीसरी स्थिति इन दोनों के बीच की हो सकती है। इस स्थिति में ही स्टाफ का पूरा उपयोग हो जाता है। व्यवहार में स्टाफ अभिकरण की उपेक्षा करना कठिन है। स्टाफ के प्रभावों का उल्लेख करते हुए अर्नेड डेल ने 5 तरीके सुझाए हैं जिनके द्वारा स्टाफ प्रभावित करता है। नंबर 1, अपनी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति द्वारा स्टाफ के सदस्य अपने विचारों को दूसरों से मनवाने में लाइन की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। लाइन में अभिव्यक्ति की इस श्रेष्ठता का अभाव रहता है। नंबर 2, तकनीकी क्षमता के कारण लाइन की अपेक्षा उनके विचारों को अधिक मान्यता प्राप्त होगी। अपनी तकनीकी क्षमता के कारण ही वे विशिष्ट स्थिति में रहते हैं और चूंकि यह विशिष्टता की
विशिष्टता ही उनका गुण है, इसलिए यही उनके विचारों में अधिक गंभीरता भी लाती है। तीसरा पॉइंट, पद की गरिमा के द्वारा भी वे आदेश देने की स्थिति प्राप्त करते हैं। प्राय स्टाफ के लोगों का वेतन, पद, सम्मान आदि में बहुत विशिष्ट स्थान होता है, इसलिए भी उनके विचार मात्र विचार की कोटि में नहीं रखे जा सकते। वे अपने आप ही आदेश का प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। पद की गरिमा तथा तकनीकी क्षमता के कारण ही वे प्रबंध की श्रृंखला में तथा उनके बाहर भी महत्वपूर्ण वर्ग में स्वभावतः ही अपना स्थान बना लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं चौथा पॉइंट, यदि लाइन अभिकरण उनके प्रस्ताव से असहमत होता है तो स्टाफ उसकी कार्यकारिणी के श्रेष्ठ अधिकारी से अपील कर सकता है और इस प्रकार उस श्रृंखला के सबसे ऊपरी अधिकारी द्वारा वह लाइन की कार्यकारिणी को स्टाफ की राय मानने के लिए बाध्य कर सकता है। नंबर 5, ऐसे महत्वपूर्ण मसलों में जिनमें लाइन द्वारा कोई भी कार्य न की गई है, लाइन की निष्क्रियता के कारण ही स्टाफ आदेश देने की स्थिति में स्वतः आ जाता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगठन के संचालन में स्टाफ की अहम भूमिका होती है। तो हमारी यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।